24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था। इस लड़ाई ने लाखों यूक्रेनियन को विस्थापित कर दिया है, यूरोप के भू-राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करके, मुद्रास्फीति को बढ़ाकर और बड़ी आर्थिक अनिश्चितता को ट्रिगर करके दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। इस यूरोपीय युद्ध के इर्द गिर्द वर्तमान और भविष्य के कुछ प्रमुख सवालों का उठना लाजमी है कि इस युद्ध ने दुनिया को किस तरह से प्रभावित किया है, वर्तमान में युद्ध कहाँ खड़ा है और यह किस ओर जा रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में। दरअसल यूरोपीय संघ के साथ एक ऐतिहासिक राजनीतिक और व्यापार समझौते को लेकर 2013 के अंत में यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ गया, जब रूस समर्थक तत्कालीन यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच द्वारा वार्ता स्थगित करने के बाद कीव में कई सप्ताह तक विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया और तत्कालीन रूस समर्थक राष्ट्रपति को अपदस्थ कर दिया गया। तब रूस ने क्रीमिया पर हमला करके जवाब दिया, जो यूक्रेन का एक हिस्सा था, और मार्च 2014 में इसे अपने कब्जे में ले लिया। रूस ने इस बहाने से क्रीमिया पर आक्रमण किया कि वह अपने हितों और रूसी भाषी नागरिकों के हितों की रक्षा कर रहा था। कुछ ही समय बाद यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में रूस समर्थक अलगाववादियों ने कीव, यूक्रेन की राजधानी से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। उन्होंने 2014 में डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक नामक अपना स्वायत्त राज्य स्थापित किया तथा फरवरी 2022 में रूस ने इन दोनों क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। यद्यपि रूस और यूक्रेन ने 2015 में मिन्स्क में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी मध्यस्थता फ्रांस और जर्मनी ने की थी, लेकिन इससे क्षेत्र में शांति नहीं आ सकी। बाद में फरवरी 2022 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक टेलीविजन संबोधन में यूक्रेन पर युद्ध की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रूस द्वारा घोषित सैन्य कार्रवाई यूक्रेन को विसैन्यीकृत करने की कोशिश होगी और यह यूक्रेन की धमकियों के जवाब में आया है। तो आखिर रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण क्यों किया? दरअसल रूस ये गारंटी चाहता था कि यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल नहीं हो सकता। रूस नाटो के हथियारों को पूर्वी यूरोप से बाहर करके मारक दूरी वाली नाटो मिसाइलों पर प्रतिबंध चाहता है। रूस चाहता है कि नाटो मध्य और पूर्वी यूरोप के उन देशों में अपने हथियार और सेना तैनात करना बंद कर दे जो 1997 के बाद गठबंधन में शामिल हुए थे। अपितु नाटो ने भी यह प्रदर्शित किया है कि वह यूक्रेन में हथियार और प्रशिक्षण प्रदान करके अपनी भागीदारी को गहरा किया जा सकता है। यूक्रेन की धरती पर नाटो की मिसाइलें रूस की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं। रूस का कहना है कि यूक्रेन को 2015 के समझौते के तहत अपने दायित्व को पूरा करना होगा। इस शांति समझौते, जिसे मिन्स्क समझौते के रूप में जाना जाता है, पर पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन की सेना और रूस समर्थक अलगाववादियों के बीच लड़ाई को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। मिन्स्क समझौतों ने डोनबास में अलगाववादी रूसी भाषी क्षेत्रों को अतिरिक्त स्वायत्तता भी प्रदान की। जब युद्ध शुरू हुआ तो शायद पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि रूस जल्द ही यूक्रेनी सुरक्षा पर कब्जा करके राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगा। अब 2 साल हो गए हैं और यूक्रेनियन ने रूसी सेनाओं को दूर रखा है और बहुत दृढ़ संकल्प के साथ अपने देश की रक्षा की है। हालांकि आज युद्ध की गति रूस पर निर्भर है। यूक्रेनी सेनाएं उपकरणों और जनशक्ति की भारी कमी महसूस कर रही हैं। दूसरी ओर रूस लड़े जा रहे नए प्रकार के युद्ध के लिए अपनी रणनीति को सफलतापूर्वक पुनः समायोजित और अनुकूलित करने में सक्षम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अपनी अर्थव्यवस्था को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचाने में सक्षम है। आज रूसी अर्थव्यवस्था वास्तव में फल फूल रही है। ये ऐसी चीज़ है जिसकी पश्चिम को अपेक्षा नहीं थी। इस युद्ध का आधुनिक युद्ध पर प्रभाव इस युद्ध में टैंकों और विमानों के बजाय हाई टेक ड्रोन संघर्ष के पसंदीदा हथियार के रूप में उभरे हैं। उन्होंने भारी भरकम टैंकों को ध्वंस कर दिया, सैनिकों को मार डाला और दोनों पक्षों को दुश्मन की सीमा के पीछे तबाही मचाने की इजाज़त दे दी। कुछ अनुमानों के अनुसार वैश्विक ड्रोन बाजार 2030 तक 260 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से पहले के वर्ष से लगभग 10 गुना बढ़ जाएगा। साथ ही यूक्रेन में युद्ध ने एक अधिक द्विध्रुवीय विश्व का निर्माण किया है। फलतः स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हो गए
क्योंकि वे लंबे समय से रूस के विरोध के डर से गठबंधन में शामिल होने का विरोध कर रहे थे। विभिन्न देशों के समूह ने पिछले 2 वर्षों में रूस पर कई प्रभावशाली प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली तक मॉस्को की अधिकांश पहुंच को अवरुद्ध कर दिया, इसके केंद्रीय बैंक भंडार को स्थिर कर दिया और सैकड़ों व्यक्तियों और संस्थाओं की संपत्ति जब्त कर ली। लेकिन व्यापक और गंभीर परिणाम देने की बात तो दूर, उन्होंने न तो रूस के युद्ध को रोका और न ही उसकी अर्थव्यवस्था के पतन का कारण बने। युद्ध ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्वपूर्ण महत्व को उजागर कर दिया है। युद्ध ने दिखाया है कि देशों के लिए घर पर अपनी आपूर्ति श्रृंखला होना कितना महत्वपूर्ण है।